ठीक है, फिर से एक बार शेयर कर लेंगे। तो जैसे लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि इसका हमें इंट्रोडक्शन अभी लिखना है, तो इंट्रोडक्शन में क्या पॉइंट्स आए उस चीज को हम लोग कंसिडर कर रहे थे। तो इसमें जैसे बालमुकुंद भैया ने कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए, और अदर देन दैट हमारी पिछले मीटिंग में यही चर्चा हुई थी कि हम में से भी सब लोग इस पर विचार करके आएंगे, और हमें क्या लगता है इंट्रोडक्शन में क्या पॉइंट्स और आने चाहिए, इस पर हम लोग पहले चर्चा कर सकते हैं। तो आज का डिस्कशन आई थिंक कि हम हमारे अगर कुछ ध्यान गया है कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इंट्रोडक्शन में क्या बुलेट पॉइंट्स आने चाहिए, इस पे अगर किसी ने विचार किया है तो उसको हम लोग सोच सकते हैं, उस पे चर्चा कर सकते हैं। और फिर आगे के कुछ और बिंदु ऐसे हैं जिसमें मुझे लगता है कि हमने एक समूह विधि से ग्रुप में डिस्कस करके इस पे बात करनी चाहिए। तो उन पॉइंट्स को भी हम लोग एक बार कंसिडर कर लेते हैं। और फिर एक बार हम ये कॉन्सेप्ट नोट्स के मेजर पॉइंट्स को कवर कर ले, उसके बाद हम लोग ये सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर कि मतलब कॉन्सेप्ट नोट से हम हमारे लिमिटेशंस और कितना फैलना है इसका एक आइडिया आ जाएगा। तो इसके बेसिस पे फिर हम लोग अपना पूरा कोर्स स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे कि क्या यूनिट्स होने चाहिए, यूनिट्स में क्या सब टॉपिक्स हो। इसको लेके कुछ चर्चा बालमुकुंद भैया से हुई है, पर एक बार अच्छे से डिटेल में हम सब इसको साथ में चर्चा कर लेंगे। एंड फॉलोइंग दैट फिर हम एक एक यूनिट पे काम करना शुरू करेंगे। तो अभी तो मुझे लगता है कि कुछ और मीटिंग्स में हमें इस कॉन्सेप्ट नोट पे ही फोकस करके इसको किस तरह वे देना है उस पे विचार करना चाहिए। दैट वुड बी अ बेटर चॉइस, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी आप लोग बताइए। तो इंट्रोडक्शन पे अगर किसी ने सोचा हो कुछ पॉइंट्स, अगर मतलब विचार किया हो, लिखा हो, तो उसको एक बार हम लोग शेयर कर सकते हैं। जी संदीप भैया। इंट्रोडक्शन में ओवरऑल सब कुछ थोड़ा थोड़ा आना होता है, उसी का हम्म फैलाव जो है वो पूरे करिकुलम में होता है, जैसा हम लोग। हम्म तो एक तो उसकी रेलेवेंसी पे बात है ना, उसकी जरूरत क्यों है, परिवार हम्म मनोविज्ञान के कंटेंट में लिखे जाने की, इसको पढ़ाया जाना क्यों जरूरी है, वो भी हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स के बीच में, साइकोलॉजी में। ये तो हम सभी लोग समीक्षात्मक सभी बातें कर चुके। फिर इसको लक्ष्य के रूप में क्या, कहाँ तक ले जाना, इसका जो है अल्टीमेट गोल क्या पाते हैं। तो दो हम्म तरीके से मुझे लगता है, एक तो जो पढ़ाए जाने से बच्चों के अंदर जो आता है वो एक लक्ष्य हुआ कि बच्चों में परिवार मानसिकता का विकास हो। दूसरा लक्ष्य समाज के स्तर पर हम लोग, मैं देखता हूँ उसको, कि यदि ऐसे मानसिकता में बच्चे थोड़ा भी आ पाते हैं इन पढ़ाई के बाद, तो फिर उनके अपने परिवार में जो है स्थितियां बेहतर होंगी। जो आज समस्याएं हम झेल रहे हैं परिवार में एक दूसरे को नहीं समझने की वजह से, परिवार के लक्ष्य को परिवार के सदस्य ही नहीं समझ रहे हैं, कि इसकी आवश्यकताओं को ही नहीं तय कर पा रहे। तो ऐसे में इस परिवार मनोविज्ञान को पढ़ाने के बाद जो समाज में ऐसे बच्चे उतरेंगे, तो उनके अपने परिवार जो है थोड़े से बेहतर जगह पे होंगे। यदि शॉर्ट टर्म में देखें तो, और लंबे समय में देखें जब ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ेंगे, तो ये समाज में एक बदलाव आएगा। बहुत स्लो है, बहुत सिग्निफिकेंट नहीं होगा स्टार्ट में, बट इन द कोर्स ऑफ टाइम जो है मुझे लगता है कि स्थितियां बेहतर होंगी और लोगों का ध्यान जाएगा। बाकी समाज के दूसरे या दूसरे विषयों को पढ़ने वाले बच्चे पहले इसको देखेंगे, क्योंकि उसको पढ़ने वाले बच्चों में जो मानसिक परिवर्तन आ रहा है, और फिर धीरे धीरे समाज में दूसरे परिवारों में इसके प्रति आकर्षण बढ़ेगा। तो एक ऐसी पढ़ाई जो सबको आकृष्ट करेगी। बाबा जी के परिचय को पढ़ते हुए मुझे ध्यान गया इस बात कि बिजनौर का वो उदाहरण उसमें लिखा हुआ है कि पहला एक्सपेरिमेंट जहां इस अस्तित्ववादी बातों को बच्चों को दिया गया, जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान आदि, और फिर कुछ दिनों के बाद पाया गया कि उनके अभिभावक उन बच्चों से प्रभावित हो रहे हैं। तो उनको ये कहना था कि हर जीवन एक दूसरे को प्रभावित करता है, उसमें बच्चा बड़ा नहीं है ना।
हम लोग कहते हैं कि जैसा एनवायरनमेंट देंगे बच्चे वैसे बढ़ेंगे, जबकि जैसा जीवन एनवायरनमेंट बनाता है, और सही का एनवायरनमेंट वो चाहे कोई भी हो, सामने एजेड ही क्यों ना हो, उनको पड़ता है। तो बच्चे जब ये पढ़ेंगे, छोटी ही संख्या में पढ़ेंगे, लेकिन उसका प्रभाव, इम्पैक्ट जो है एज ए होल, पहले कॉलेज पे, उनके अपने पीयर ग्रुप्स में, और फिर सोसाइटी में इन द एज ए मतलब कि लार्ज स्केल पे जाएगा। सबको सही की तलाश है, और सही से जीने की तलाश है, परिवार में अच्छे से तालमेल पूर्वक खुशहाली से रहने की तलाश। ऐसे में ये पढ़ाई जो है, मतलब नाम ही कैची है, फैमिली साइकोलॉजी, सब लोग फैमिली में ही रहते हैं। और उसके बाद फिर इसकी जो बारीकियां हैं और जो दर्शन का बैकअप है, इसमें बहुत ताकत है, ऐसा मुझे दिखाई देता है। तो इस बात को यदि इंट्रोडक्शन में हम डालें कि लक्ष्य के रूप में हम समाज में एक बड़े परिवर्तन, हर समस्याओं की जड़ के अंदर जड़ देखें या रूट कॉज देखें, तो वो आदमी की मानसिकता है, और वो शिक्षा है। फिर मानसिकता शिक्षा से तैयार होती है, और शिक्षा में ये पारिवारिकता, अंतर संबंध, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड फैमिली कंसेप्ट यदि आ गया, तो वो सब कुछ आ गया। जब हम दर्शन को देखते हैं तो परिवार ही बड़ा होकर विश्व परिवार में जाता है 10 स्टेप्स के अंदर। तो ये मौलिक बात आ जाने से वो जो है जादू होगा। इस बात को हम इंट्रोडक्शन में डालें कि लक्ष्य के रूप में हम क्या देखें। फिर अब आई बात है कि ये बड़ी बात हो गई, इसकी प्रोसेस क्या होगी। तो हम लोग इस इंट्रोडक्शन को लिखे जाने में इस प्रोसेस को भी, कि कैसे हम इसको इम्पार्ट करेंगे, जैसे आप बता रही थी कि यूनिट्स कौन से होंगे, किस ऑर्डर से बातें जानी है, इसको डिस्कस कर सकते क्या और कोई कुछ शेयर करना चाहेंगे? I wanted to not share really, I haven't thought about it. लेकिन मेरे को एक क्वेश्चन आ रहा है कि शायद आप लोगों ने पिछली मीटिंग में डिस्कस किया होगा। आई एम वंडरिंग कि जो एक अप्रोच है कि हमने जो पहले सब जिस तरह से टेक्स्ट बुक लिखी गई हैं उसी को एक स्ट्रक्चर मान के उसके अंदर हम नई चीज़ भरने जा रहे हैं, और इज इट दैट वी आर ऑल्सो हैविंग अ डिस्कशन इफ आई एम रीडिंग स्टडिंग अ न्यू सब्जेक्ट कम्प्लीटली, तो मैं क्या उसमें ढूंढ रही हूँ, वाई व्हाट एम आई लुकिंग फॉर इट इन इट। क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं अपने से ये सवाल करती हूँ तो कुछ और प्रैक्टिकल बातें जो क्यूरियोसिटी के लेवल पर रहती हैं लेकिन पूरी नहीं होती हैं, कुछ सवाल बने होते हैं, वो भी आए अगर, तो मुझे लगता है इंट्रोडक्शन में क्या लिखा जाएगा वहाँ से कुछ थोड़ा हमारी प्रैक्टिकल जीने से जुड़ी बातें भी कैन बी एड्रेस्ड, आई फील। क्योंकि वन थिंग इज दैट यू अंडरस्टैंड द कंटेंट, बट मुझे लगा कि थ्रू दिस कोर्स एक और बात भी अगर हम कर सकें तो थ्रू एक्टिविटीज, थ्रू डिफरेंट maybe activities, projects, where even that part is awakened, the faculty that is able to see. Because अभी I've noticed कि थियोरी तो मिल जाती है, लेकिन थियोरी के अंदर उसको देख पाने वाला जो भाग है वो दिखना चाहिए हमको, तभी के लिए उसमें मेरा स्वत्व है। नहीं तो हम बहुत थियोरी बना के लॉजिक के लेवल पर खूब हम बिछा सकते हैं जो पहले से भी बिछा हुआ है किताबों में। तो आई फील दैट इज रियली नीडेड इन अ टेक्स्ट बुक। फर्स्ट, what is it? And then second, what are we expecting from it? And the third, in that how part, this also needs to be addressed, is my feeling. मैंने भी बहुत सोचा नहीं है इसके बारे में. Maybe I'll think about it and share next time. इसमें जैसे इंट्रोडक्शन में कुछ चीजें जो मुझे लगती है जो मैं सोच पाई, उसमें कुछ बिंदु ऐसे लगते हैं कि जैसे एक तो ये परिवार मानसिकता, इस चीज को हाईलाइट करना एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट मुझे लगता है। तो अभी जैसे पिछले मीटिंग में भी जो चर्चा हुई थी कि जो देने की मानसिकता है या बहुत ज्यादा लेने का ही जो एक माइंडसेट बन गया है, ये भी इसीलिए लगता है क्योंकि एक परिवार मानसिकता नहीं आई, वो एक अपनापन जो है वो उस पर्सन के साथ कनेक्ट ही नहीं हुआ। जब वो एक परिवार की मानसिकता होगी
जैसे माँ को देखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे लगता है कि हाँ वो लेना चाहती है मुझसे कुछ। शी इज ऑलवेज इन दैट प्लेस ऑफ गिविंग, वो माइंडसेट अपने आप दिखता है। ये शायद बच्चों में उतना नहीं दिखता। सो ये परिवार की मानसिकता, ये बन पाना, इसके लिए हम किस तरह से इस पर विचार कर पाए, एक ये बिंदु ध्यान में जाता है कि इस पे हमें थोड़ा फोकस करना चाहिए। साथ ही साथ में जब हम फैमिली साइकोलॉजी का बात करते हैं तो इसमें मुझे लगता है कि 3 हेड्स हैं जिस पे हम थोड़ा सोचे। एक तो हो गया कि जैसे हम इंटरपर्सनल एंड फैमिली रिलेशन की बात करें तो एक कपल के लिए या एक विवाह संबंध को लेके और एक कपल की रिलेशनशिप को लेके एक उसमें चर्चा हो। सेकेंडली दूसरा होता है कि एक फैमिली को लेके एक फिर उसका एक्सटेंशन कि एक कपल, एक फैमिली, और जब हम इन दो एस्पेक्ट्स पे बात करते तो साथ में मुझे लगता है पेरेंटिंग ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे। तो ये 3 आयाम है जो मुझे लगता है हम इसके बारे में थोड़ा सोचे कि पेरेंटिंग, कपल और फैमिली, ये तीनों का हम कैसे प्लेसमेंट देते हैं, क्योंकि ये ही लगता है कि एक तरह से पूरा फैमिली साइकोलॉजी का बात करें तो इससे बाहर कुछ है नहीं, ये 3 में ही वो पूरा कवर हो जाता है। तो ये 3 हेड्स पे हम थोड़ा स्पेसिफिकली सोच सकते हैं। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है और फैमिली साइकोलॉजी इम्पोर्टेंट क्यों है, तो जैसे बहुत ही बार ये चर्चा आती थी और मुझे ऐसा मानव तीर्थ में मैं अपना अगर एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो अध्ययन के टाइम पे मुझे ऐसा लगता था परिवार को इतना क्यों एम्फोसिस कर रहे हैं। मतलब मैं अपने बारे में समझ लूँ, एक स्वयं की समझ बन जाए, एंड ऐसे अब जैसे मैं अपने लिए अगर रखूँ तो मेरे परिवार में सबको इस चीज की स्वीकृति नहीं है, तो मैं परिवार में कितना एफर्ट्स डालूं, दे वोंट अंडरस्टैंड। तो लेट गो परिवार एंड देन समाज में कुछ भागीदारी की जाए। तो इन दिस एंटायर प्रोसेस ऑफ लर्निंग और इस सब्जेक्ट को भी पढ़ते हुए ये समझ में है कि जो परिवार है ये कोर में है ही, देयर इज नो बाईपास टू फैमिली। जैसे मानव तीर्थ में तो द हेडिंग ही या जो संस्था का टैगलाइन है वो ये कि परिवार में जीने का अभ्यास, अध्ययन अभ्यास की स्थली। तो परिवार में जीने का इतना क्या इम्पोर्टेंस है, या बाबा जी ने भी हर जगह परिवार को मूल में क्यों रखा, तो इसमें से ध्यान जाता है कि ये कुछ बड़ी चीज है। अब इसके बारे में अगर और सोचा है, इवन थोड़े बहुत ब्लॉग्स और आर्टिकल्स पढ़ने पे ये भी ध्यान जाता है कि इंडिविजुअल मेंटल हेल्थ के लिए भी ऐसे कुछ आर्टिकल्स और रिसर्च पेपर्स हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिसमें वो बोल रहे हैं कि फैमिली के कैसे डायनामिक्स है उसके बेसिस पे एक इंडिविजुअल मेंटल हेल्थ डिसाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे फैमिली में स्टेबिलिटी नहीं है, बहुत ज्यादा विरोध है, या अगर पेरेंट्स का इक्वेशन इज नॉट गुड, उनके रोज झगड़े हो रहे हैं, परिवार में बहुत तनाव है, तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि हर एक के इंडिविजुअल मेंटल हेल्थ पे उसका प्रभाव होगा। और सिमिलरली एक परिवार का, जैसे समझ में आता है कि परिवार का प्रभाव इंडिविजुअल पे, और सेम परिवार का बहुत प्रोमिनेंट प्रभाव समाज में भी दिखता है। तो परिवार में अगर स्टेबिलिटी आती है तो इंडिविजुअल मेंटल हेल्थ में भी स्टेबिलिटी आएगी। एक सेल्फ वाला जो हम डोमेन की बात करें, मतलब अगर मैं सेल्फ में कितना भी सेटिस्फाइड रहूं बट अगर मेरे परिवार में बैलेंस नहीं है तो नहीं बने रहेगा, फिर मैं अपने पीस ऑफ माइंड के साथ नहीं ही रह पाऊंगी। मतलब मैं कितना ही सेल्फ कंट्रोल कर लूं, मेडिटेशन हो, सब कुछ हो जाए, बट वो नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए परिवार की एक भूमिका समझ में आती है कि इंडिविजुअल और सोसाइटी दोनों को कनेक्ट करने वाला जो मूल रूट है या जो एक बेसिक है वो परिवार है। इस पे ध्यान जाता है, तो इसको हम एम्फोसिस काफी क्लियरली इसमें कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ कुछ की कॉन्सेप्ट्स जो इन द कंटेंट हम आगे ले जा सकते हैं, जो मुझे लगता है, एक तो है फैमिली सिस्टम्स थ्योरी। अगर हम वेस्टर्न पर्सपेक्टिव देखें तो उन्होंने फैमिली को ना कई जगह स्ट्रक्चर, सिस्टम, इन वर्ड्स के साथ डिनोट किया है कि एक फैमिली जो है ये एक सिस्टम है, ये एक स्ट्रक्चर है, और उसके लिए उन्होंने काफी तरीके बताए, उनके काफी प्रचलित ऐसे थेरीज वगैरह भी है। तो हम उनको समझ के एक अपना कंपेरेटिव स्टडी मुझे लगता है कि ये होना चाहिए।
साथ में जब हम परिवार की बात करते हैं तो एक लाइफ साइकिल स्टडी होता है। काउंसलिंग भी जो सब्जेक्ट है इसमें एक लाइफ स्पैन स्टडी या फैमिली लाइफ साइकिल, इसको मुझे लगता है हम सभी को पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके साथ हमारे सबके डायनामिक्स चेंज होते हैं। तो मैं इसके बारे में जब सोच रही थी और पढ़ रही थी तब मुझे वो चार्ट याद आया जो एक हम लोग कई बार अध्ययन के टाइम पे आप सभी ने पढ़ा होगा, जब कर्तव्य दायित्व पढ़ते हैं तो शिशु का, और वो जब बड़ा हो जाता है तो कैसे पहले वो लेने की स्थिति में होता है और फिर उसके दायित्व में वो फिर करने वाले स्टेट में आता है। तो जो हम पहले ये भी बात कर रहे थे ना कि लेने की और देने की मानसिकता जो है, तो ये मुझे लगता है यहाँ से भी और थोड़ा हम रिलेट करके उसको एक्सपांड कर सकते हैं। अभी मैंने बहुत इस पे सोचा नहीं, बस पढ़ते टाइम वो एकदम से क्लिक हुआ कि हाँ ऐसा कुछ पढ़ा है कि पहले माता, मतलब अभी जैसे एक एज तक, अब जैसे मैं देखती हूँ अभी कुछ एक्सटेंड तक मैं फैमिली में कंट्रीब्यूट कर पाती हूँ, बट डेफिनेटली जब मैं छोटी थी तो मैंने सिर्फ सेवा ली है, तब कोई सेवा की नहीं। और इस पे से फिर जब ये सोच रही थी तो एक बात याद आती है कि साधन भैया हर बार बोलते हैं कि हर एक के हमारे लाइफ स्पैन में कम से कम हमें 30 साल सेवा करनी है। मतलब 30 साल हम लोग सेवा ले रहे होते हैं, तो ये भी याद रखें कि 30 साल मैंने सेवा ली है तो 30 साल मुझे सेवा करनी भी है। जैसे जब मैं छोटी हूँ तो लगभग 10-15 साल की उम्र तक मैंने सिर्फ सेवा ली है। मतलब मेरी माता पिता से, परिवार से, गुरुजनों से मैंने सिर्फ सेवा ली है शुरू के 10-15 साल। और साथ ही में जब वृद्ध अवस्था हो जाती है, अब सपोज आई एम लिविंग पोस्ट 60s या 70s, तो एक 70s टू बियॉन्ड जितना भी मैं जीती हूँ 10 साल 15 साल, फिर वो 10-15 साल की उम्र ऐसी है जब मैं सेवा ले रही हूँ। तो मतलब ये जब फर्स्ट टाइम सुना था तो मुझे लगा ये क्या हो रहा है, 60 साल तो सेवा लेना और देना ही चल रहा है, मैं जी कब रही हूँ। तो इन बिटवीन यू लिव, बट ये जो लेने देने का है ना, तो सेवा और श्रम का ही आदान प्रदान हो रहा है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया, और सेवा सबसे ज्यादा परिवार में आता है, परिवार में सेवा और श्रम को प्लेस कर पाना, ये एक और पॉइंट मुझे लगता है, इसको हम जितना ब्यूटीफुली प्लेस कर पाए, क्योंकि ये मॉडर्न एजुकेशन में कहीं माइंडसेट ही नहीं दिखता। और ये इवन मैंने भी जब सुना था तो काफी स्ट्राइकिंग लगा था कि 30 साल में ये शुरू में और आखिरी में मैं सेवा ले रही हूँ, और बीच के 30 साल जो मेरा अडल्टहुड है, मे बी फ्रॉम माई 20s टू माई 40s और 50s, ये मुझे सेवा करनी है। तो साधन भैया तो काफी अच्छे से एज के साथ बताते हैं, ये साल में, मतलब वो कई बार बोलते हैं 22-23 में शादी कर लो तो ये एज में बच्चे हो जाएंगे, तो मतलब फिर समाज में भागीदारी कर पाएंगे एंड ऑल दोस थिंग्स। तो इसमें एक ये भी एस्पेक्ट मुझे लगता है कि फैमिली लाइफ साइकिल को हम कैसे प्लेस करते हैं, कि एक बच्चे का बर्थ होने के बाद उसकी कैसी डेवलपमेंट होती है, टीनेज कैसा है, अडल्टहुड कैसा है, फिर मैरिज, फिर उनके बच्चे होना, और एक वृद्धावस्था का भी प्लेसमेंट मुझे लगता है फैमिली साइकोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि ये कई बार मिस आउट हो जाता है। और वृद्धावस्था में भी बहुत सारी नीड्स है, और आज लगता है कि ये बहुत ज्यादा, मैं जितना देख पाती हूँ कि बिल्कुल ध्यान नहीं जाता है इस पे। मतलब जिस तरह से हम अबैंडन कर देते हैं, ध्यान नहीं देते, तो इसका एक ध्यान आकर्षण भी अगर हम करा पाए इस कंटेंट के थ्रू तो मुझे लगता है कि ये काफी अच्छा रहेगा। उसके बाद में तीसरा पॉइंट पेरेंटिंग का मुझे लगता है काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम फैमिली सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें पेरेंटिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड यूथ में ये मुझे लगता है इंक्रीजिंग फियर के रूप में दिखता है कि वो ये जिम्मेदारी लेने की स्टेट में ही नहीं है। मतलब एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूथ जितना मैं देखती हूँ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंटिंग का दे आर नॉट रेडी टू टेक, डरते हैं पेरेंट्स बनने से भी। तो पेरेंटिंग को हम किस तरह प्लेस कर पाए, मे बी इसका स्मॉल पार्ट हो, इसका इलाबोरेशन हम लोग शायद चाइल्ड साइकोलॉजी में करें, बट ये फैमिली का एक काफी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, तो मुझे लगता है ये हमने केटर करना चाहिए। और साथ ही साथ में फोर्थ एक पॉइंट लगता है कि मैरिटल सेटिस्फैक्शन या विवाह को हम कैसे प्लेस करते हैं, क्योंकि
जैसे कई बार ये मुझे लगता है कि मैरिज को हम टर्म्स कंडीशंस पे ज्यादा देखते हैं, मतलब वो विवाह क्या, क्यों, कैसे, इसके क्योंकि आंसर्स कहीं है ही नहीं, इसके बारे में चर्चा भी नहीं दिखती। तो मुझे लगता है ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा भी बनेगा जिससे ये चर्चाएं क्लासरूम में हो पाएगी। एंड अलग अलग ओपिनियंस इसमें आने भी चाहिए। मुझे लगता है संदीप भैया इसमें थोड़ा अपना एक्सपीरियंस भी रख पाएंगे। उन्होंने इस वर्कशॉप में फैमिली साइकोलॉजी पे क्लास लिया था और काफी इन मुद्दों पे बात की, और इस पर बाद में बच्चों के साथ काफी चर्चाएं भी हुई। तो ब्रिंगिंग दिस टॉपिक्स इनटू क्लासरूम्स, आई फील कि ये इम्पोर्टेंट है। इसमें ये 4 एस्पेक्ट्स मुझे लगते हैं कि हम केटर करें, और उसमें फिर फैमिली के साथ इंडिविजुअल सोसाइटी को कनेक्ट करते हुए इसका इम्पोर्टेंस हम प्लेस कर सकते हैं। ये कुछ पॉइंट्स है जो मैं सोच पाई थी, लिख पाई थी। तो इस पे अगर आप लोग कुछ शेयर करना चाहे तो वैसे बताइए, और कुछ इनपुट्स हो तो फिर वी कैन जी मासी। अ, मुझे एक चीज ध्यान में आई। अभी मैं किसी के यहाँ पे बैठी थी और हम कुछ, वो मेरी स्टडीज मेरा पूछ रहे थे क्या मैं कर रही हूँ, तो मैंने ये बताया ऐसे ऐसे मैं इसकी पढ़ाई कर रही हूँ। और जो कल इंसिडेंट, जो अभी रीसेंट इंसिडेंट हुआ, पूना का एक्सीडेंट, ये मतलब महाराष्ट्र वालों को तो काफी इसको मालूम है, और आप औरंगाबाद में रहते हो, आपको भी इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आया होगा। तो इसका रेलेवेंस मैं अभी यही उनसे भी मैंने डिस्कस किया कि हम क्या कर रहे हैं, है ना। दीदी, व्हाट हमारे वाज दैट इवेंट, पेरेंटिंग। यदि संक्षेप में बता सके तो। सॉरी, हाँ जी, मैं एक्चुअली वो क्या घटना हुई वो थोड़ा सा मैं बता दीजिए। बताती हूँ भैया। हाँ भैया, मैंने पूरा लिखा है अभी बैठ के उसको। पुणे में एक एक्सीडेंट हुआ 4-5 दिन पहले, और 2.5 करोड़ की पोर्शे गाड़ी एक बिल्डर फादर ने अपने 17-ईयर-ओल्ड लड़के को दी। उसने उसको 200 किलोमीटर पर आवर पे चलाई और उसको एक बाइक पे ठोका। बाइक में 2 बच्चे बैठे थे, इंजीनियर्स, वो 24 इयर्स के थे। वो ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। तो अब ये लड़का क्योंकि 17 इयर्स का है तो ये जुवेनाइल कहलाएगा, 18 साल का नहीं है, इसको जेल नहीं भेज सकते। तो ये पकड़ा भी इसीलिए गया क्योंकि सिविल सोसाइटी ने काफी प्रेशर डाला। इसको पकड़ नहीं रहे थे क्योंकि अभी इलेक्शन दौरान है, पॉइंट नंबर 1। बिल्डर लॉबी है, पॉइंट नंबर 2। तो उसके लिए उसको पकड़ नहीं रहे थे। काफी प्रेशर आने के बाद इस बच्चे को पकड़ा। अब उन्होंने क्या किया, बच्चे को तो छोड़ दिया। बच्चे को बोला एक आप ऐसे लिखो रोड एक्सीडेंट के ऊपर, और वो ऐसे लिखने के बाद उसको छोड़ दिया। तो ये काफी बड़ा मुद्दा बना कि कल को कोई मर्डर करता है तो ऐसा बोला कि तुम कर लो और काम, बाद में ऐसे लेके तो तुमने छूट जाना है ना। तो ये जोक बन गया, मीम भी बना इसका। तो दूसरी बात ये है कि फादर को अभी पकड़ा है 2 दिन की पुलिस कस्टडी में, ठीक है। अब मेरा जो बात, ये जो 2 बच्चे जिनकी डेथ हुई ये मध्य प्रदेश से हैं, ठीक है। तो ये मैंने क्यों सारी चीजें लिखी कि मेरे को ये लगा कि एक, हम जो अभी इसमें बहुत सारे पेरेंटिंग का मुद्दा भी आता है, व्यवस्थात्मक मुद्दा भी आता है। पेरेंटिंग का मुद्दा ये कि एक पेरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको लेनी पड़ेगी अपने बच्चे के प्रति, कि मैं, ये बच्चा जुवेनाइल है, यंग एज का है, पैसा होने से पेरेंटिंग आ जाए ये बिल्कुल सही नहीं है। पैसा अपनी जगह है, उसकी काम अलग है, और पेरेंटिंग का काम, रोल जो है वो बिल्कुल अलग है। तो गाड़ी कितने की भी हो, इममेटीरियल, गाड़ी 200 किलोमीटर पर आवर पे चली ये मुद्दा है। गाड़ी की कॉस्ट क्या है वो सब उनके पैसे वाली प्रोग्राम है, पर वो 200 किलोमीटर पर आवर पे चली और उसने किसी को ठोका और वो बच्चे मर गए। वो बच्चे दूसरे शहर के हैं। आप ये सोचिए जिसके घर के बच्चे जाते हैं उनके ऊपर क्या बीतती है। यंग 24 साल के 2 बच्चे, तो हम किसकी जिम्मेदारी लें। अब मेरी फिर उनसे यही बात हुई कि ये बच्चे को भी पकड़ने की बजाय
या ऐसे लिखाने की बजाय इसको एक हॉस्पिटल में सेवा करने के लिए भेजना चाहिए जहां किसी और का एक्सीडेंट हुआ हो, कि एक्सीडेंट होने के बाद क्या शरीर की हालत होती है और तुम इस इंसान की सेवा करोगे। ऐसा अच्छा गवर्नमेंट हॉस्पिटल मत भेजो भाई, उसके स्टैंडर्ड का नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल भेज दो, कोई मैक्स फोर्टिस ऐसे टाइप के, भाई तुम्हारे स्टैंडर्ड के हॉस्पिटल चूज कर लो, पर सेवा तो तुम्हें देनी पड़ेगी। अगर ये हम करते हैं, एक मतलब ऐसा मेरा आज ध्यान गया, तो क्या हम कुछ हद तक कुछ चीजें रोक सकेंगे। क्योंकि काम, एक तो काम ये है कि शहर के अंदर स्पीड लिमिट होनी बहुत जरूरी है, और ये समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पुलिस प्रशासन पे प्रेशर डाले, क्योंकि लोग वॉक भी कर रहे होते हैं। ये तो अभी गाड़ी ठुकी, रोड था, पर लोग पैदल चल रहे हो, उनका क्या कसूर है? ये इनका भी क्या कसूर है? ये तो अपनी गाड़ी चला रहे हैं। तो हम इसको कैसे ठहराएं? ये एक बहुत बड़ी चीज है, और ऐसी घटनाएं हो रही हैं। भले ही अभी ये बहुत बड़ा बिल्डर था इसलिए, और इतनी बड़ी गाड़ी थी इसलिए ज्यादा ध्यान में गया, पर ये इंसिडेंट्स तो बहुत हो रहे हैं। अभी हाल में सही कह रही नागपुर में, हैं। हाँ नागपुर में एक और इंसिडेंट हुआ जो आज फिर हमने डिस्कस किया। 2 लेडीज मारवाड़ी परिवार की, ईस्ट नागपुर में रहती हैं। नागपुर बहुत बड़ा हो गया अभी, टू बिग है ना। और वो कहीं हस्बैंड, दो चार कपल्स बैठ के ड्रिंक कर रहे थे, काफी उन्होंने ड्रिंकिंग की। शालिनी दीदी, सॉरी आई एम इंटरजेक्टिंग, बट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये जो पॉइंट अभी नेतल बेटा ने उठाया इंट्रोडक्शन से, ये कहाँ जुड़ रहा है वहां पर? इफ यू कैन कम बैक टू इट, इट विल बी मोर। हाँ, मैं सिर्फ ये पेरेंटिंग वाले हेड पे बात कर रही हूँ कि हम पेरेंटिंग क्या करना चाह रहे हैं, इसके लिए मैंने ये इंसिडेंट बताया। मेरा हेडिंग पेरेंटिंग के ऊपर था, और पेरेंटिंग से धन्यवाद फिर दीदी। समाज में जो जा रहा है, ये कैसे जा रहा है, और समाज में हम सब लोग रह रहे हैं, ये मेरा मुद्दा था। जी, आई थिंक जी, इट तो यू आर हाईलाइटिंग द सेम पार्ट जो नेतल ने भी बोला, कि जो 3 एस्पेक्ट्स उन्होंने बताए, दे कनेक्ट टुगेदर। सो हाँ, कि या आई पेरेंटिंग है, अंडरस्टैंड। और ये ना अभी बच्चा क्योंकि 17 का है तो जिम्मेदारी अपनी तो ले नहीं सकता, फिर पेरेंट्स को ही लेनी पड़ेगी। मतलब ये एक इंसिडेंट है, इसको हम कैसे देख रहे हैं, इसके बेस पे हम कुछ बना सकते हैं क्या अपना कंटेंट, इसके लिए मैंने इसको रखा। जी, मेरा ये पर्पस था रखने का, ठीक है। कि तो हम जी, ये घटनाएं छूती तो ही हैं ही दीदी। अभी जिस चीज को हम लोग इंट्रोडक्शन में कैसे इंट्रोड्यूस करें, जैसे रेनू दीदी ने भी कहा कि कुछ रेलेवेंट एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी एनवायरनमेंट के कुछ इवेंट्स, ऐसा कुछ डाला जाए, कुछ एक्टिविटी का उदाहरण भी रखा जाए, जिससे कि इंट्रोडक्शन ऐसा इनरिच्ड हो जाए कि लोगों की क्यूरियोसिटी पूरी चीज को देखने के लिए बच जाए। तो इस अर्थ में पेरेंटिंग का मुद्दा, और जो नेतल बेटा जी ने कहा कि इंट्रोडक्शन में ये 3 चीजें, एक तो पति पत्नी संबंध, कपल का जो रिलेशनशिप है वो, फैमिली एज ए होल, और तीसरा जो है वो पेरेंटिंग, ये तीनों चीज की छाया यदि हमारे इंट्रोडक्शन में होती है तो सब लोग इससे जुड़े, कनेक्टेड ही हैं हमेशा, तुरंत वो देखने के लिए मन बन जाएगा। तो ये मुद्दे जुड़ गए। उसके अलावा जो है इंट्रोडक्शन में और क्या जुड़ सकता है, किसी के मन में कोई बात आ रही हो, पॉइंट आ रहा हो तो उसको रख सकते हैं। अखिलेश मैं भैया, आप कुछ बहुत देर इसमें से। जोड़ना चाहती हूँ। जी जी। नमस्ते सभी को। मेरा एक ध्यान जा रहा है कि अभी ना सही की समझ होना, ये भी एक मुद्दा है। मतलब सही गलत क्या है, ये भी एक पॉइंट है। क्योंकि अभी जो सामाजिक परिवेश है, जैसे अभी दीदी ने भी बोला, तो भाई वो ड्रिंक करा हुआ था या वो स्पीड ज्यादा थी, तो मतलब उनको ये लग भी नहीं रहा है ना कि वो चीज गलत है। ड्रिंक करके गाड़ी चलाना गलत है, हाई स्पीड में गाड़ी चलाना गलत है। तो सही गलत की समझ ये स्थापित नहीं हुई है, वो पेरेंट्स में भी नहीं हुई है
कि बच्चे को गाड़ी दे दी, उतनी एज नहीं है तो भी। बिल्कुल सही। तो मतलब सही की समझ के साथ चलना, ये स्थापित होना जरूरी है। तो इसके लिए हमें सोचना होगा कि करिकुलम में हम इसको कैसे स्थापित करें। अभी ऐसा है कि वो जैसा बाबा जी ने बोला है कि मैं पैसे वाला हूँ इसलिए मैं समझदार हूँ, है ना, मैं पोस्ट पे हूँ इसलिए समझदार हूँ। तो ये जो मान्यताएं बन गई है उसमें सही स्थापित कैसे हो? क्योंकि अभी जैसे ड्रिंक की बात है, जितने भी एग्जांपल ले रहे हैं कुछ ना कुछ हम उसको बोल रहे हैं कि भाई वो गलत है इसलिए ऐसा हो गया, पर हम गलत मान रहे हैं, पर सब इसको गलत नहीं मान रहे हैं। जो कर रहा है वो गलत नहीं मान रहा है, इसीलिए कर रहा है ना। जी। तो तो आपने यदि सही कहा, परिवार वो ऐसी जगह है जहाँ समझ के लिए पृष्ठभूमि बनती है, जहाँ पहले ही से एक अभिभावक होता है। हाँ और हाँ मेरे मन में एक बात आई बड़ी अच्छी आप लोगों की बात सुन के, कि जो मौलिक चीज है, इस शरीर का प्रयोजन क्या है, मेरे पैदा होने का पर्पस क्या है, और वो है चेतना विकास। तो हर आदमी उसी समझदारी के अर्थ में एक दूसरे से संबंधित है। इसी को कहते हैं पूर्णता के अर्थ में अनुबंध यानी संबंध, और संबंध की पहली जगह परिवार है। तो यदि वो कोर पर्पस कि मैं शरीर नहीं हूं और मैं अपने जीवन की विकसित चेतना के लिए, चेतना विकास के अर्थ में मेरा यहाँ होना है, यदि ये बात कहीं से भी, चाहे कोई भी साइकोलॉजी पढ़े, स्पेशली फैमिली साइकोलॉजी में ये बात, और इंट्रोडक्शन में भी ये बात एक लाइन यदि आ जाती है, ये चमकने वाली बात है। मेरे होने का प्रयोजन अभी तक मुझे नहीं पता है, दर्शन से ये आ रहा है, और तब ध्यान जा रहा है कि अच्छा मेरे होने का ये पर्पस है। इसमें परिवार एक महत्वपूर्ण और पहली जगह है, और फिर ये चीजें कनेक्ट हो जाएंगी। फिर हम जो समझदारी वाली बात दीदी आप कह रही हैं वो कनेक्ट हो जाता है। तो ये एक पंक्ति जोड़ी जा सकती है इंट्रोडक्शन में, ऐसा मुझे लगता है, पर्पस ऑफ बीइंग माई सेल्फ हियर। बिल्कुल भैया, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि सिर्फ शरीर नहीं है हम, मानव को मानव रूप में अभी हम ये समझ ही नहीं पाए। हम सब भी दर्शन में जुड़ने के बाद ही ज्यादा ध्यान जा रहा है इस तरफ कि हाँ मैं भी जीवन के बारे में हम सोचने लगे हैं, अपने अंदर देख रहे हैं तो कुछ चीजें अभी दिखाई देती है। जीने में जाते हैं तो हालांकि वो चीज छूट ही जाती है, शरीर मूलक जीना हो ही जाता है। तो जैसे जैसे इस तरफ हमारा ध्यान जा रहा है वैसे सभी का जब ध्यान जाएगा और उस तरह से मानव रूप में जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में अपने आप को देखने लगेंगे। और जागृति जैसी कोई चीज है, जागृति कोई पथ है ना, ये सारी चीजें जब समझ में आएगी, कल्पना में आएगी, वो उस बारे में विचार बनेगा, तब फिर चीजें जुड़ती चली जाएंगी, ऐसा भी मुझे लग रहा है। और समझ पे काम करना है ये भी ध्यान ही नहीं जा रहा है ना, अपनी समझ पे कुछ काम जी करने बिल्कुल। की जरूरत है, वो एक बड़ी बात लग रही है। तो सब तरह से समझ पे ही जाके गाड़ी पहुंच जाती है, जी पॉइंट पे उस पे ही पहुंचती है, ऐसा मुझे लगता है। बस जो जी। भी कुछ गलत हो दिखता है वो समझ की कमी की वजह से दिखता है, ऐसे लगता है। ठीक कह रही हैं दीदी। जी तो दीदी। मंगेश भैया, यदि आप कुछ अपने पॉइंट बिंदु रख पाते हैं तो। हालांकि उन्होंने अपनी बात व्हाट्सएप के माध्यम से थोड़ी सी रखी थी, जहां तक मुझे ध्यान है, मैं दोबारा देख नहीं पाया। बोलने की अनुकूलता हो भैया जी को। शायद देर सबेर बोले। अखिलेश भैया यदि आप कुछ रखना चाहें। जी भैया। सभी को नमस्कार। बाबा जी को नमन, कृतज्ञता व्यक्त करते हुए फैमिली साइकोलॉजी का जो सबसे कोर पार्ट, आप सबके डिस्कशन से मेरा ध्यान गया कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है फैमिली साइकोलॉजी का वो पेरेंटिंग है। और जितने भी सोशल इश्यूज हैं, पॉलिटिकल इश्यूज हैं, मार्केट ओरिएंटेड इश्यूज हैं, करप्शन इश्यूज हैं, ये सब का सॉल्यूशन पेरेंटिंग में है। जितने भी एक्सीडेंट के केसेस की बात हुई या जो जिस तरह के भी हैपनिंग्स हो रही हैं सोसाइटी में, जहां भी जो कुछ भी घटना घट रही है। आवाज आ रही है भैया? वॉइस ज्यादा लो तो नहीं है? क्लियर है? आज एक्चुअली बिजली नहीं थी, यहाँ पर अंधेरा था। मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ भैया, एकदम क्लियर है, हाँ। बढ़िया। तो अभी अभी जस्ट जैसे ही संदीप भैया ने मंगेश भैया का नाम लिया वैसे ही लाइट आ गई, तो थोड़ा उजाला हो गया, नहीं तो हम अंधेरे में बैठे हुए थे। तो
तो आज मैं मेरे नाम के पीछे प्रकाश रखा हुआ है ना। हाँ, आपके नाम के साथ Sorry. प्रकाश तो है ही। आप भी प्रकाशित हैं। तो मेरा ध्यान इस बिंदु पे गया कि पेरेंटिंग एक कोर इशू है फैमिली साइकोलॉजी का, और यहाँ से फिर सारी चीजें हैंडल होंगी, चाहे वो ओल्ड एज में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं पार्ट ऑफ पेरेंटिंग है, पेरेंटिंग में कुछ मिसिंग है जिसकी वजह से वो रिजल्ट आ रहा है। फिर ये सोसाइटी में जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो भी पार्ट ऑफ पेरेंटिंग ही है, क्योंकि जैसा अपब्रिंगिंग होगा उसके अकॉर्डिंग ये यही मानव समाज में जाएगा, यही राजनीति में बैठेगा, यही देश को चलाएगा, यही सब रोड पे चलेगा, यही कार भी चलाएगा और यही मशीनें भी चलाएगा। तो मूल मुद्दा मुझे लगता है कि पेरेंटिंग वाला ही है। पेरेंटिंग ठीक से हैंडल हो जाए तो फैमिली साइकोलॉजी का पार्ट पूरा हो जाता है। दूसरा, अभी तक जितना मैं दर्शन में समझ पाया हूँ कि जो परिवार में निर्वाह किए जाने वाले मूल्य हैं, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है पेरेंटिंग का और फैमिली साइकोलॉजी का। मतलब फैमिली साइकोलॉजी की जान कह सकते हैं इसमें बसती है। तो इतना ही ध्यान गया मेरा आप लोगों की बात सुनते हुए, और जितना ध्यान गया उससे थोड़ा सा कम कह पाता हूँ। धन्यवाद जी भैया, सबको। एक महत्वपूर्ण पंक्ति आपकी बात से ध्यान आ रहा है, परिवार में व्यवहार। ये थोड़ा पोएटिक भी है, और ये मुद्दा यदि हमारे परिचय में आता है कि परिवार में व्यवहार सीखते हैं और व्यवहार से हम आगे के लक्ष्य को देख पाते हैं। बढ़िया, थैंक यू भैया। भैया इसी चर्चा से थोड़ा सा एक कुछ उठ रहा है मन में कि अगर फैमिली में पेरेंटिंग को कोर माना जा रहा है, पेरेंटिंग से पहले इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल की अपनी समझ है। मैं अगर अपने आप को एक माँ के रूप में देख रही हूँ, माँ से पहले मैं अपने में कुछ और हूँ, एक हूँ जो कुछ समझना चाहती हूँ। अगर आज की पेरेंटिंग को देखा जाए, कहीं जो इंडिविजुअलिज्म वाला बात है ये ज़्यादा हावी हो गई है, और हाउ टू पेनिट्रेट दैट स्पेस और या मोटिवेट इसके थ्रू करा जाए कि मैं अपने आप को कैसे देख रही हूँ, मेरी समझ फिर कैसे फैल के आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस इट, बट मुझे लगता है कि एक इंडिविजुअल के लेवल पे काम अगर नहीं हो मेरे अपने अंदर, मैं खुद ही समझने को तैयार नहीं हूँ या मेरी रेडीनेस नहीं है, इसको कैसे मैं उस जगह लेके जाऊँ कि आई एम पार्ट ऑफ द फैमिली और मैं पेरेंट भी बनूंगी। तो मुझे लगता है पेरेंटिंग के पहले भी एक स्टेप है, हाउ टू एड्रेस अ पर्सन एंड इवोक that kindle that curiosity to understand, that I can understand and I want to understand because I want to live well, I want to live right. So how does that come in? जी दीदी, मुझे फिर से इसका जवाब अखिलेश भैया देना चाहेंगे या मैं? हाँ, मेरा ध्यान इस बात पर गया दीदी के कहते हुए कि क्योंकि हमने अलग अलग इलेक्टिव बना रखे हैं ना, हाँ दीदी जी, जो कह रही है वो सेल्फ एंड पर्सनालिटी का पार्ट है, मुझे ऐसा लग रहा है। मे बी यहाँ भी जुड़ेगा, क्योंकि साइकोलॉजी अलग अलग नहीं है, अस्तित्व में कुछ भी अलग अलग नहीं है जितना हमने। तो जब भी हम बात करेंगे फैमिली की तो इंडिविजुअल उसमें है, और इंडिविजुअल की बात करेंगे तो सेल्फ एंड पर्सनालिटी का पार्ट हो जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो क्योंकि हम सेपरेट इलेक्टिव बना रहे हैं तो फिर हमें कुछ सेपरेट थोड़ा सा रखना होगा। हालांकि इंडिविजुअल तो है, बिना इंडिविजुअल अपने आप को समझे, और जैसे कि भैया बात कर रहे थे कि मेरे जीवन मतलब लक्ष्य क्या है, प्रयोजन क्या है शरीर यात्रा का, तो शरीर यात्रा का प्रयोजन इज अ पार्ट ऑफ सेल्फ एंड पर्सनालिटी, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जब हम इसको कैटेगरी इलेक्टिव्स में डिवाइड करेंगे तो हमें डिवीजन देना पड़ेगा, अदरवाइज हम मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान को एज इट इज रख दें विदाउट डिवीजन इन इलेक्टिव्स, तो वो अपने आप में पर्याप्त है ना। फिर वो पर्सनालिटी को भी कवर करता है और फैमिली को भी कवर करता है, ऑर्गेनाइजेशनल को भी कवर करता है, पूरा अपने आप में कवर करता है। तो फिर भैया क्या इंट्रोडक्शन में इसका मेंशन होना चाहिए कि हाउ इट इज सेल्फ इज पार्ट ऑफ इट,
ये एस्पेक्ट उसमें मेंशन होना चाहिए इंट्रोडक्शन में। इसमें ना what I feel is we need to bring family into center core. जैसे अगर हम सेल्फ की बहुत बात कर रहे हैं तो वी हैव अ डिफरेंट इलेक्टिव टॉकिंग अबाउट सेल्फ एंड पर्सनालिटी। जैसे मानव लक्ष्य जीवन लक्ष्य के बारे में हम वहां बात कर सकते हैं, पर परिवार की क्या भूमिका है, परिवार में भी कुछ अपने लक्ष्य है, तो उस चीज को प्लेस करना। जैसे वन पॉइंट विच आई स्पेसिफिकली मेंशन्ड वाज इसीलिए कि फैमिली कैसे इंपॉर्टेंट है एक इंडिविजुअल के मेंटल हेल्थ। नाउ टेल मी, अगर मैं खुद को बहुत अच्छे से समझती हूँ, आई नो मेरी नीड्स क्या है, सब ठीक है, ऑल गुड, बट मेरे फैमिली में रोज झगड़े हो, तो हाउ गुड कैन आई बी, मेरा मेंटल हेल्थ कितना अच्छा रह पाए। ट्रू। सो आई थिंक राइट नाउ द अजम्पशन इज कि अगर हम इसकी बात करेंगे तो दूसरा इज नॉट देयर। So right now we need to think of the aspect कि फैमिली का क्या इम्पोर्टेंस है। अभी मैं अपने बारे में नहीं सोच रही, डेफिनेटली आई एम अ पार्ट ऑफ दैट फैमिली, बट अभी मेरा कोर परिवार है। और परिवार में कितनी चीज है ना, जब मैं अपने लिए सोचती हूँ तो वो एक थोड़ा सेल्फ सेंटर्डनेस आता है, फिर मैं खुद के लक्ष्य और आई विल थिंक अबाउट दैट एस्पेक्ट। जब मैं परिवार के बारे में सोचती हूँ देन आई एम पार्ट ऑफ इट, आई एम यूनिट ऑफ दैट ग्रुप, तो पर्सपेक्टिव्स थोड़े चेंज हो जाते हैं। I understand what you're saying and I'm going to think about it more. मुझे लगा था कि अगर हम इलेक्टिव भी देख रहे हैं, ये फैमिली के ऊपर ही फोकस कर रहा है and it is going to highlight the whole expanse of a family. Besides that, am I also linking the individual somewhere or the other? Because I'm not able to separate myself and see when I'm reading a book and I'm reading only family. Because जब मैं पढ़ती हूँ तो मैं उसको अपने से जरूर जोड़ती हूँ। बिल्कुल अपने से जुड़ेगा, जैसे परिवार भी है तो परिवार भी अपने से जुड़ेगा, दैट्स ट्रू, बट वी वोंट डीप डाइव इनटू द कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेल्फ। करेक्ट। मैं यहाँ पे मानव लक्ष्य की बात नहीं करूँ, मैं इस सब्जेक्ट में परिवार के लक्ष्य की बात करूँ। करेक्ट। सो दैट विल बी द ओनली पॉइंट ऑफ डिफरेंस। एंड अब ये मुझसे कैसे रिलेट होगा, ये मुझसे इंडिविजुअल लेवल पे नहीं रिलेट होगा, ये मुझसे परिवार के लेवल पे जब मैं कंटेंट पढ़ूंगी तो आई कैन सी हाँ ये मेरे परिवार से कितना रिलेट होता है, और ये फिर इवेंचुअली मुझसे कैसे रिलेट होता है। बट इसका कोर जो है वो सेल्फ नहीं होगा, कोर जो सेंटर रूट हमारा है वो परिवार, वरना फिर हम लोग डेविएट हो जाएंगे। That I understand, but I was wondering whether that link, how to highlight, otherwise this book becomes, is it how you're seeing that this will be only family, or will there be somewhere a little bit of a bridge between the other elective? How is it being planned? all subjects will have connection। अभी जैसे हमने लास्ट टाइम जब वेस्टर्न साइकोलॉजी का पूरा पढ़ा था, मैंने आरती दीदी ने, वी स्टडीड 4 electives, और जब हमने इसका ओवरव्यू जब देखा तो मुझे भी ऐसे लगा कि इसको एट द एंड यू एक्चुअली फील कि अलग पढ़ने वाली चीज ही नहीं, अलग अलग सब्जेक्ट्स भी कोई नीड नहीं है, बट अब ये स्टडी को एक्सपांड करने के लिए एंड द नीड ऑफ द करिकुलम में सच कि आपको वो सब्जेक्ट्स देने पड़ रहे हैं। जब हम इसको पढ़ेंगे ना तो व्हाट हैपेंस सोशल, जैसे द वे जब हम आगे बढ़ेंगे, आई वुड शेयर कि मैं इसको कैसे समझ पाई। इश्यूज और चैलेंजेस बहुत सारे, उसको आप अलग अलग ग्रुप में डाल सकते हो कि अब जैसे मैं अपनी आइडेंटिटी इशू को लेके अगर सफर कर रही हूँ, जैसे ये वर्कशॉप में बच्चों ने बोला था ओवर थिंकिंग हमारा एक मेजर इशू है, तो ये आप एक डाल दोगे कि ठीक है ये पर्सनल है, ये सेल्फ के डोमेन में, काम को लेके स्ट्रेस है, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो रहा, ये ऑर्गेनाइजेशनल का इशू हो गया, परिवार में रोज कलेश है, हस्बैंड वाइफ की बनती नहीं, ये फैमिली का एक प्रॉब्लम हो गया। इश्यूज को हम डिवाइड कर पाएंगे, पर जब हम उसको फिगर आउट करेंगे ना, जब हम उसके सॉल्यूशंस पे बात करेंगे तो एक पॉइंट पे आएगा कि सॉल्यूशंस में सिमिलैरिटीज। करेक्ट। ऐसे नहीं होगा कि परिवार के लिए अलग सॉल्यूशन है, इंडस्ट्री के लिए अलग। they are interconnected, absolutely. Yes, then maybe ड्रॉप डाउन करके हम एक ही बोलेंगे कि हर मानव को समझदार होना है, जागृति ही फाइनल सॉल्यूशन है टू एवरीथिंग। Yeah. So that is all going to come down. It is like an inverted triangle scenario. But जब हमें, क्योंकि हम एक करिकुलम बना रहे हैं, हमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक चलना है,
तो इसीलिए अभी हमारा ओरिएंटेशन वैसा है, बट लेटर ऑन एज वी प्रोग्रेस वी ऑल विल रियलाइज कि these are merely heads when we talk about solution there are, और ये एक बहुत अच्छी बात है कि आप 100 प्रॉब्लम्स देख पा रहे हो सोसाइटी में, पर जब आप इसके बारे में सोचते हो और जब इसको व्हेन यू ब्रिंग डाउन, व्हेन थिंग्स बॉइल डाउन, समझ में आता है कि 5-6 ही चीजें हैं जो करनी, तो चीज बहुत कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, Yeah. जस्ट 5 डोमेन्स। और मे बी जब हम भी पढ़ेंगे तो शायद जैसे अगर स्वायत्त मानव है या उस मानव में 6 गुण है तो ही इज गुड टू लिव विथ एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, वो खुद में भी रह पाएगा, परिवार में, समाज में, सह अस्तित्व में अच्छे से रह पाएगा। तो शायद ये 6 स्किल्स है जो हर मानव में होनी चाहिए। तो स्वयं में विश्वास, व्यवस्था में भागीदारी, तो स्वयं में विश्वास आता है तो परिवार में भी रह पाएगा, स्वयं में भी रह, इट मे बी डिफरेंट थिंग, बट इस तरह से हम फाइनली कुछ सॉल्यूशंस पे आ पाएंगे जिस जैसे अगर हम सब जी पाते हैं उन कुछ आयामों के साथ, तो दैट्स मोर देन इनफ। जैसे अगेन इट रिमाइंड्स मी ऑफ माय अध्ययन, जैसे कई बार साधन भैया यूज्ड टू ब्रिंग आवर अटेंशन एवरी टाइम कि केवल मानवीयता पूर्ण आचरण में जीना है, मूल्य चरित्र नैतिकता में जीना है, उसमें भी जस्ट प्रैक्टिस मूल्य एंड चरित्र, यू आर डन, उससे ज्यादा करने की वस्तु है नहीं। मतलब ऐसे होता था ना कि अध्ययन कर रहे हैं, इतना पढ़ रहे हैं, 14 बुक्स पढ़ ली, पर करे क्या, करना क्या, वो नहीं समझ में आ रहा है। तो ही लाइक आई रिमेम्बर इन द टाइम आई वाज इन मानव तीर्थ, मैं हमेशा यही पूछती थी कि करना क्या है वो तो बताओ, ठीक है पढ़ लिया, मानव व्यवहार दर्शन पढ़ लिया, कर्म दर्शन, चारों दर्शन पढ़ लिए, सब पढ़ लिया, बट इसमें कहीं नहीं दिख रहा कि ये करो। बाबा जी ने कहीं ऐसे नहीं बोला कि स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 ये कर लो एंड देन जागृति हो जाएगी। तो दिस वाज ऑलवेज अ क्वेश्चन, व्हाट डू आई डू देन। तो इस तरह से करने वाली चीजें जो है ना वो हमें पकड़नी होगी, एंड दिस विल हेल्प अस टू फाइंड दोस स्ट्रेंथ दैट इवेंचुअली दिस हैज टू बी डन, Yeah. एंड दैट विल बी लिमिटेड, वो सब्जेक्ट वाइज स्पेसिफिक नहीं होगा, बिकॉज मानव एक ही है ना, बच्चे के साथ अलग रहेगा, फैमिली में अलग रहेगा, सेल्फ के साथ अलग रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन में अलग, इन्वायरमेंट में अलग, these are merely the heads that we have created. Yeah. Solutions will be limited and will be similar for everything, but for understanding we have to make the sections. Fair enough. Yeah. Like I that. get it. Yeah. हमारे बहुत अच्छे इश्यूज और बिंदुओं पर चैलेंजेस सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे, जैसे इंक्रीजिंग रेट ऑफ डाइवोर्स फैमिली साइकोलॉजी का टॉपिक है, आइडेंटिटी इश्यूज, सेक्सुअल ओरिएंटेशन को लेके कंफ्यूजन्स, ये सेल्फ एंड पर्सनालिटी। बट हाँ, अब वो LGBTQ के जो इश्यूज आ रहे हैं, मेरे सेक्सुअल, नॉट माइन बट XYZ के जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन के, अब उसमें परिवार कैसे बने, दिस इज अ फैमिली साइकोलॉजी का टॉपिक। दिस एक्सटेंड्स टू एनवायरमेंट एंड कल्चर की, अब इसमें फिर कल्चर कैसा, तो दीज आर रिलेटेड, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मेरे डोमेन में कितना है, मतलब हमारे फैमिली सब्जेक्ट के डोमेन में कितना है, हम उसको एड्रेस करें, वरना बहुत फैल जाएगा, हम समेट नहीं पाएंगे। As long परिवार as का it is a जो bridge that is always there. That's all. यस यस, Yes. इट हैज दीदी टू बी देयर, सब सह अस्तित्व में है ही, सब जुड़ा हुआ है। जी भैया। तो जो मुझे ध्यान में आ रहा है आपकी बात से, और काफी महत्वपूर्ण बातों पर आपने बताया कि मूल्य और चरित्र जो है आखिरकार करने वाली वस्तु, और परिवार का जो लक्ष्य के रूप में है वो है बौद्धिक समाधान और भौतिक समृद्धि का एहसास, है ना। तो जो मूल्य पूर्वक, अच्छा, ये एक जो अखिलेश भैया ने कहा कि मानव संचेतना मनोविज्ञान अपने आप में सारी साइकोलॉजी समेटे हुए है, क्या है, तो एक 22 आचरण है, एक परफेक्ट ह्यूमन का पूरा वो आचरण है, लेकिन हर आचरण हर समय अभिव्यक्त नहीं होता। परिवार में अभिव्यक्त होने वाले आचरण माता पिता पुत्र पुत्री भाई बहन और पति पत्नी, इतने ही संबंधों में वो आचरण आते हैं। अब उसमें गुरु शिष्य की छाया हो सकती है, पूरी तरह गुरु शिष्य या साथी सहयोगी नहीं दिखाई दे सकते या कम दिखाई दे सकते। तो प्रमुखता से परिवार में जो मूल्य और चरित्र वाली बात है ना, वो जो पेरेंटिंग की बात जैसे आती है, तो पति पत्नी संबंध में आपस का संबंध और पुत्र माता पिता पुत्र पुत्री संबंध, ये सभी घनिष्ठता से जुड़े ही हुए हैं। इसमें मैक्सिमम मूल्य जो है वो एक्सप्रेस हो रहे हैं एक ह्यूमन एंटिटी से। बिल्कुल।
तो परिवार का लक्ष्य क्या हो गया? परिवार का लक्ष्य हो गया कि ऐसे वातावरण प्रस्तुत करना जिसमें वो समाधानित चरित्र, एक व्यक्ति जो है, एक बच्चा, वो कई सारे मूल्यों को वो देख पा रहा है, जी पा रहा है, उसकी उसकी लर्निंग के लिए पहले से ही जीता हुआ आदमी मौजूद है, और दूसरा उसको कुछ स्किल्स आ गए हैं, चीजों की सदुपयोगिता सीख गया है, और अ, कितना मुझे चाहिए, एक आवश्यकता की पहचान भी हो गई है ना, क्योंकि आवश्यकता इंडिविजुअल नहीं है। अभी एक चीज और मुझे समझ में आया कि नीड इज नॉट इंडिविजुअल, इट इज मतलब परिवार की नीड ऑफ आवश्यकता। फैमिली। हाँ, बिल्कुल, परिवार का आवश्यकताओं का निर्धारण परिवार के स्तर पर परिवार होना है, में होगा। बिल्कुल। परिवार के, क्योंकि हम भौतिक चीजों को कंज्यूम कर रहे हैं, बट वो कंजम्पशन इंडिविजुअल नहीं, परिवार के स्तर पर तय होने की बात। तब आदमी नहीं रह जाता, फिर इंडिविजुअलिज्म नहीं रह जाता। जो कह रही हाँ, हैं कि कैसे पेनिट्रेट करेंगे उनके डोमेन में, तो जब लर्निंग ही ऐसी शुरू हो गई कि परिवार के स्तर पर आवश्यकताएं तय हो रही हैं और ऐसे ही निर्देश संदेश आ रहे हैं बड़ों से, तो हाँ, ये चीजें कैटर हो जाएंगी। मुझे इसमें लगता है इसलिए हम होता लोग एक थोड़ा ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, हेल्पफुल होगा कि अगले जो 3-4 दिन है ना, इसमें हम इस चीज पे विचार करें कि दर्शन के ऐसे कौन से आयाम है जिसमें हमने परिवार के बारे में सोचा, या इसमें परिवार डायरेक्टली रिलेट हो सकता है। तो इससे भी हमें हमारे इंट्रोडक्शन के लिए पॉइंट्स मिलेंगे, जैसे समृद्धि और आवश्यकताओं का निर्धारण ये परिवार में होना है। परिवार के स्तर बेसिकली पर अगर आज हम देखते हैं या यूथ में देखते हैं तो ये इंडिविजुअल लेवल पे ही देखते हैं। जैसे मैंने एक बार ये चीज शेयर भी की थी, कई बार शेयर कर किया है एक्चुअली। यूथ में अगर आप देखोगे ना तो अपना पैसा या मेरी अर्निंग्स उस पर बहुत फोकस है, परिवार की आवश्यकता ये नहीं माइंडसेट बनता। मैं अपने लिए भी सोचूं तो मैं एक घर बना लूं, मैं एक गाड़ी ले लूं, इस तरह का मेरा ओरिएंटेशन। अब मेरा भाई भी इसी तरह सोचेगा, मेरी गाड़ी हो, मेरा घर हो। और मेरे पेरेंट्स को ऑलरेडी घर है, गाड़ी है, मतलब जितने लोग हैं उससे ज्यादा गाड़ियां है और आवश्यकता से मतलब बड़ा ही घर है। फिर भी मेरे थॉट में ऐसा है कि मेरी आवश्यकता है कि मैं एक घर और गाड़ी लूं, मेरे भाई को भी एक घर एक गाड़ी चाहिए। और इसमें व्हेन आई थिंक ऑन अ वाइडर पर्सपेक्टिव, व्हेन आई गेट मैरिड, माय हस्बैंड विल हैव उसका घर उसकी गाड़ी, माय ब्रदर्स वाइफ विल हैव उसका घर उसकी गाड़ी। तो मतलब वेयर आर वी गोइंग? तो इसमें ये समझ होना कि परिवार की आवश्यकता है, मेरी आवश्यकता नहीं है, तो शायद मैं और मेरा भाई उस घर गाड़ी के पीछे भागे ही नहीं। और ऐसे काफी सारे यूथ, फिर हम अपनी वो एनर्जी कहीं और अच्छी जगह पर लगा पाए, उसका सदुपयोग हो पाए। तो आवश्यकताओं का निर्धारण होना। और जैसे अब हम चरित्र की बात करते हैं तो स्वनारी, स्वपुरुष, स्वधन, दयापूर्ण कार्य व्यवहार, ये तीनों परिवार में ही प्रैक्टिस करने वाले मुद्दे हैं। स्वनारी स्वपुरुष पति पत्नी संबंध में, स्वधन परिवार में, मतलब आप चोरी नहीं करो, ये सब खुद का पैसा कमाना, पारितोष पुरस्कार, ये परिवार में ही आपको समझ में आएगा। और दयापूर्ण कार्य व्यवहार भी सबसे क्लोजली एक बच्चा भी या एक इंडिविजुअल भी परिवार में ही प्रैक्टिस करेगा। तो इस एस्पेक्ट में अगर हम सोचते हैं तो मुझे लगता है हम काफी एक क्वालिटेटिव अपना इंट्रोडक्टरी नोट बना पाएंगे। और इन पॉइंट्स को हम एक बार नोट डाउन कर ले, साथ में फिर जो हमें वेस्टर्न इंसाइट्स मिलते हैं उसको हम लोग इसके साथ जोड़ सकते हैं। तो आई पर्सनली फील कि ये काफी अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। इसमें जैसे कर्तव्य दायित्व के बारे में एक पॉइंट आ सकता है, वो भी मुझे लगता है काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा स्ट्रगल हम करते हैं परिवार में। मतलब आज भी मुझे लगता है कई बार यही नहीं समझ में आता कि मेरे कर्तव्य दायित्व है क्या। और ये मुझे याद है अध्ययन के समय पे तब अनीता मासी ले रही थी हमारा ये सेक्शन, मानव व्यवहार दर्शन में आता है ये वाला पार्ट। तो मैं हर बार उन्हें यही पूछती थी कि आप एग्जैक्टली बता दो कि अब मैं बेटी हूं तो मेरे 1 2 3 4 5 कर्तव्य है और ये दायित्व है तो मैं कर लूंगी। मतलब अगर कर्तव्य दायित्व का निर्वाह परिवार में अच्छे से हो जाता है तो अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स जो या मिसकम्युनिकेशन से अनबन जो है, मुझे लगता है वो ठीक हो जाएगी, क्योंकि मैं अपना पार्ट फुलफिल कर रही हूँ, सामने वाला अपना पार्ट फुलफिल कर रहा है, बट वो समझ ही नहीं है कि करना क्या है। एक्सेप्टेंस है कि मैं अपना काम करूं।
तैयारी भी है, करूंगी, पर करना क्या है वो ही नहीं पता। और पेरेंट को भी नहीं पता कि बच्चों को एग्जैक्टली करना क्या है, उनको क्या करना है वो ही नहीं पता, बच्चों को कहाँ से बताएंगे। तो इस तरह के अगर पॉइंट्स हम स्पेसिफिकली, और ये एक्चुअली काफी सोचने का और मुझे लगता है एक रिसर्च का मुद्दा है अपने आप में, क्योंकि पिन पॉइंटेड लिस्ट बाबा जी ने भी कहीं नहीं दी। ये हम सबको अपने प्रैक्टिसेस से, अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से, या मे बी इसके लिए हम किसी सीनियर प्रबोधक से, अगर हमारे कुछ ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं, 8-10 क्वेश्चंस हम बना लेते हैं, तो फिर हम योगेश भैया, साधन भैया या किसी से भी ऐसे रिक्वेस्ट करके एक क्वेश्चन आंसर सेशन फिर उनके साथ प्लान कर सकते हैं। तो इससे हमारा कंटेंट भी क्वालिटेटिव बनेगा और कुछ हम दे पाएंगे और हमारे भी आंसर्स मिलेंगे। जैसे आई रिमेम्बर इस वर्कशॉप में जो लोग आए थे, जो गेस्ट लेक्चर जब हुआ था और मैम ने जब एड्रेस किया था, तो उन्होंने भी ये चीज बोली थी कि एक बार शादी हो जाए फिर आंख उठा के दूसरे ध्यान आदमी नहीं को आता। देखना भी नहीं है। स्वधन के बारे में भी उन्होंने बोला था कि शादी से पहले वो 400 रुपए की एक साड़ी पहना करती थी, एंड पोस्ट मैरिज उनके हस्बैंड उनको महीने का 400 रुपए देते थे और वो उसमें भी घर चलाती थी। तो दिस इज व्हाट फैमिली साइकोलॉजी, दिस इज हाउ यू प्रैक्टिस स्वधन स्वनारी। इससे बेटर एग्जाम्पल क्या हो। एंड इसी का अगर हम राइट अप बना ले तो ये हमारे बुक में उसके साथ एक केस स्टडी, एंड दिस इज हाउ वी कैन गो विद द फ्लो ऑफ द कंटेंट। मतलब अब इसमें हमें ये देखना होगा कि इसमें वेस्टर्न पर्सपेक्टिव क्या बोलता है, दर्शन में हमें ये इंसाइट मिल रहा है, और कुछ लिविंग मॉडल्स हमारे पास है जो इनके साथ, इन मूल्यों के साथ जी रहे। वी हैव अ लाइव इंटरव्यू विद देम, मतलब उनका एक पूरा शेयरिंग है, हम आगे उनके साथ और मिलके भी अगर जरूरत हो तो इसको और चर्चा कर सकते हैं। तो इस तरह हमारे इस कंटेंट का फ्लो भी मुझे लगता है होगा और आगे होना चाहिए, बट इसमें हमें पॉइंट्स स्पेसिफाई करके आइडेंटिफाई करना होगा कि ये मुद्दे हैं, वरना अगेन वी विल गेट लॉस्ट। ठीक है। बढ़िया। तो रिलेट अजय भैया, प्रमीला दीदी से हमने कुछ सुना नहीं, और आज की चर्चा में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे आए हैं, उन्होंने बारीकी से ध्यान से सुना ही हो। अजय भैया या प्रमीला दीदी हैं तो अपनी बात रखिए। सभी को हरिहर भैया। जी हरिहर हरिहर काका। भैया। भैया हम लोग बिल्कुल बढ़िया से हैं, और भैया अभी हमारे पास समय कितना है, हम देर तक और चर्चा कर सकते हैं। भैया आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, मुझे लगता है शायद दूर में मोबाइल या सिस्टम रखा हुआ है। हेलो जी दीदी। मंगेश भैया, यदि आप कुछ अपना इनपुट देना चाहें आज के सेशंस में, इंट्रोडक्शन को लेकर जितनी बात हुई है उसमें से। जी अजय भैया की आवाज स्पष्ट नहीं आ रही थी इसलिए। हेलो। जी भैया। काका। जी मंगेश काका। हाँ जी भैया, अरे मैं अभी भी हाईवे पे ही हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ, कंफर्टेबल नहीं अच्छा रहेगा नहीं बात भैया, करने फिर को। ड्राइव से ठीक है, नेक्स्ट क्लास सुन में रहा हूँ हम बस। हाँ बात यस, करते नेक्स्ट हैं। क्लास में। यस यस, जी परफेक्ट। थैंक यू भैया, थैंक मेरी यू। आवाज आ रही है? हाँ जी काका, हाँ, अब आ अभी रही अच्छी है। आवाज आ रही है। हाँ, तो समय का कितना है भैया? मैं अपनी प्रस्तुति को आज भी या अगली उसमें मीटिंग में रख सकता हूँ? हाँ मुझे लगता है नेक्स्ट मीटिंग में ले लेते हैं, आज हम लोग थोड़ा ओवर टाइम चल रहा है, मैंने शायद थोड़ा ज्यादा समय ठीक ले लिया। है ना? जी नहीं नहीं, नहीं ठीक है बेटा, बढ़िया है, सबकी प्रस्तुतियां से आ काफी रहे हैं। अच्छी रही, रिलेवेंट थी। मुझे देख करके अच्छा लगा। कुछ कुछ मैंने भी किया, तो उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, ऐसा मैं देख ही पाता हूँ अपनी बात को रखने के लिए। तो ठीक है, हम लोग अगली मीटिंग में रखेंगे। लेकिन मैं देख पाता हूँ कि आप लोगों की जो चर्चा रही सबकी, मुझे मुझे उससे काफी दिशा मिलेगी। और मैं इसको जो
थोड़ा सा मैं अपना व्यक्त कर देता हूँ कि हम लोग जो देख रहे हैं, हम लोग अभी इसको रेंडमली देख रहे हैं, है ना। तो अभी इसको शुरुआत से देखें तो हम परिवार की स्थिति को देख लें कि परिवार को पहचाना कैसे गया, या परिवार में परिवार का स्ट्रक्चर कब से डॉक्यूमेंटल और उस फ्रेम में आता है, उस पर हम थोड़ा सा काम कर रहे हैं। मैंने उसी पे काम किया है थोड़ा सा, तो मुझे लगता है कि मैं अगली मीटिंग में रखूंगा, तो तब तक के लिए, है ना जी। बिल्कुल। तो मुझे लगता है नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग एक तो ये चीज कर सकते हैं कि जितना मुझे पता है ऑलमोस्ट सभी का पठन एक बार तो अच्छे से हुआ ही है। तो जितने भी एस्पेक्ट्स हमें परिवार को लेकर याद आ रहे हैं उसको हम लोग एक बार पेन डाउन कर ले और उसका ब्रीफ पॉइंट वाइज शेयरिंग हो, लिख ले और उसको सभी के साथ एक बार रीड कर ले। तो वो काफी इंसाइटफुल होगा। और इसी के साथ में फिर थोड़ा जैसे अजय काका ने बोला कि परिवार का बिगनिंग कहाँ से हुआ है, अगर इसके कुछ हिस्टोरिकल ट्रेसेस मिलते हैं तो उसको थोड़ा बहुत हम लोग इनिशियली शेयर कर लेते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग ये सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन वगैरह पर एक बार स्ट्रक्चर पे काम करके फिर इसके इंट्रोडक्शन पे हम लोग काम करना शुरू कर सकते हैं। तो वी कैन फाइनली आई फील मतलब एक अच्छा बेस सभी का भी रेडी है। तो हम लोग एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट का राइटिंग फिर हम लोग शुरू कर पाएंगे विद इन कपल ऑफ वीक्स, एक दो मीटिंग के बाद। ठीक है। हाँ, हाँ, मैं आज बिल्कुल की बढ़िया मीटिंग रहेगा। का यूट्यूब का वीडियो शेयर करती हूँ और साथ में कुछ रीडिंग मटेरियल के रेफरेंसेस है वो भी ग्रुप में शेयर करती हूँ। आप लोगों के पास भी अगर कुछ हो तो आप लोग वो फिर शेयर कीजिएगा ताकि हम लोग थोड़ा पढ़ पाए। हाँ, बढ़िया। जैसे जैसे इसमें मैंने जो देखा, इसमें हम लोग देखते हैं जैसे WHO है, वर्ल्ड फैमिली ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें काफी काम हुआ है और उन्होंने इस चीज को पहचाना। लेकिन वो लोग आप लोग शायद सरप्राइज होंगे, उन्होंने बहुत रिसेंटली पहचाना है परिवार को। तो सन 89 में पहचाना है उन्होंने परिवार को, और 94 में पहली बार वो उसके लिए कोई कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो बहुत रिसेंटली, जिसमें कि अगर मैं देखता हूं तो आदरणीय नागराज जी 1972 के अंदर परिवार को पहचान करके पेन डाउन कर रहे हैं, है ना, परिवार के स्ट्रक्चर को। आप मानव व्यवहार दर्शन का फर्स्ट एडिशन देखेंगे तो आदरणीय नागराज जी 1972 में, उससे पहले मौखिक रूप में, है ना, पेन डाउन करके जिस दिन उनका लिटरेचर पब्लिश हुआ है, दैट इज 1972। 1972 इसमें के अंदर आदरण इसमें काका हमें ना और भी एस्पेक्ट्स लेने चाहिए। जैसे बीच में मैं थोड़ा गृह शास्त्र का एक बुक है वो पढ़ रही थी, उसमें भी परिवार के बारे में काफी इंसाइटफुल है और दैट इज रिटन इन लाइक वैदिक पीरियड के राइटिंग्स है वो। और मनुस्मृति में भी परिवार के ट्रेसेस जो है इसके बारे में चर्चा दिखती है। न्याय हाँ, शास्त्र अगर पढ़ते हैं तो उसमें भी परिवार के बारे में बात की गई है। और जैसे हमने थर्ड वर्कशॉप में संदीप भैया शायद आए थे, थर्ड फोर्थ वर्कशॉप में जब हमने इंडियन पर्सपेक्टिव की चर्चा की थी तो बहुत ज्यादा। उसमें जैसे हाँ उसमें हमने कुछ एस्पेक्ट्स और भी आइडेंटिफाई किए थे। जिस तरह महाभारत रामायण ये भी सब परिवार के एलिमेंट्स को बताते हैं, उसमें भी इंसाइट्स मिलते हैं। तो इन सब एस्पेक्ट्स को भी हम टच करें, ये भी एक प्रस्ताव के रूप हाँ, में है। हम्म। हाँ। तो इसमें एक 2 मिनट और ले लूं। जी जी। हाँ, तो इसमें जो हम एंसेंट में जाकर के देखते हैं तो इसको सबसे पहले अथर्ववेद में पहचान रहे हैं, परिवार हम्म। के स्ट्रक्चर को, है ना। वहां से पहचान करके फिर उसकी एक लंबी यात्रा है, और अलग अलग जगहों पे उनको कैसे कैसे पहचाना गया और किस किस तरीके से डॉक्यूमेंटेड किया गया। लेकिन अगर हम रिसेंट के सिनेरियो में देखें, जो कि इस वक्त जिसके ट्रेसेस, है ना, ऑथेंटिक ट्रेसेस है, जैसे WHO ने, है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड फैमिली ऑर्गेनाइजेशन, उसको कैसे पहचान रहे,
तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसको कैसे पहचान रहा है ना, पहचान तो रहे हैं, लेकिन उसके लिए वो कुछ स्ट्रक्चर नहीं दे पा रहे। तो स्ट्रक्चर देने का प्रयास कोई शुरू हुआ है, तो इन्होंने जो स्ट्रक्चर देने का प्रयास शुरू किया है ये बहुत रिसेंट हुआ है। बाबा जी ने इसका स्ट्रक्चर का जो स्ट्रक्चर है, मतलब फैमिली का जो स्ट्रक्चर है, अब देखिए अभी रिसेंटली क्या बोल रहे थे 80s में, 1980s में छोटा परिवार सुखी परिवार, तो यहाँ संयुक्त परिवार को तोड़ा जा रहा है ना, संयुक्त परिवार को नहीं पहचाना जा रहा। फिर अभी जब संयुक्त परिवार को पहचाना गया, ये 1989 में पहचाना कि नहीं यार कोई कंबाइंड फैमिली कोई बड़ी चीज है, लेकिन उसको डॉक्यूमेंटेड करते करते उनको जो है 1994 में आकर के उन्होंने पहली बार उसकी वर्कशॉप की है, कि फिर उसके बाद में उन्होंने अलग अलग चीजों पे वर्कशॉप की है। अभी जैसे इसका ट्रेस मुझे मिला, अभी ये जो 2023 में वसुधैव कुटुंबकम की एक जो हमारे यहाँ एक बैठक हुई थी, है ना, बहुत सारे कंट्रीज और उसके जो लोग थे वो आए थे यहाँ पे, तो यहाँ से इसके ट्रेसेस को उठाते हैं ये लोग, हर साल इस पे काम कर रहे हैं। लेकिन इनके काम करने से अभी तक वसुधैव कुटुंबकम का इनके पास कोई डिजाइन नहीं दिखाई दिया। ये बात कर रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम की, लेकिन इनके पास कोई स्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन आदरणीय नागराज जी स्ट्रक्चर प्रस्तुत कर रहे हैं, है ना, और वो भी कब प्रस्तुत कर रहे हैं, 1972 में। 1998 में तो बाबा जी मनोविज्ञान लिख रहे हैं कि मानव का मनोविज्ञान कैसा रहेगा, और हम लोग मनोविज्ञान पे आज उसके ट्रेसेस पे बात कर रहे हैं। और जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो तो अभी उसके मनोविज्ञान की तरफ पहुंच ही नहीं पाई। मेरा ध्यान आकर्षण इस फेज की तरफ था दीदी। ठीक है, हम लोग अगली मीटिंग में चर्चा करते हैं। तो क्या हम लोग आज ठीक है। समाप्त करें? हाँ हाँ, आज का क्लास हम यहीं पे रोकते हैं। नेक्स्ट हमारा आज वेंसडे है ना, सैटरडे को है? हाँ हाँ, सैटरडे जी। सैटरडे को। ओके, नमस्ते सभी को, गुड नाइट।